हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस सीजन का पांचवा आईपीओ यानी कि फेडबैक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आईपीओ, जहां पर आज हम इस कंपनी के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और उसी के साथ बाकी चारों आईपीओ की रिव्यू वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। तो आज के दिन हम इस कंपनी के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हमारी पहले ही बात हो चुकी है कि किस तरीके से अगर मैं अपने डिसीजन की बात करूं, पर्सनल डिसीजन की फॉर एजुकेशन पर्पस, कि यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट दो आईपीओ सर्टेन है कि जिन्हें मैं एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। थर्ड और फोर्थ आईपीओ जो हमारी डिस्कशन हुई है कि वहां पर भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं उन्हें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। बट जो ये फिफ्थ आईपीओ है, अब इसमें मेरा क्या रहने वाला है डिसीजन आज के टाइम पे। तो देखो, अगर हम एज पर जीएमपी देखते तो इसका जीएमपी काफी ज्यादा कम चल रहा है। दैट्स ओके, बिकॉज जीएमपी कम होने का मतलब थोड़ी सी दिक्कत आई थी। अगर हम देखते हैं आरबीआई की तरफ से जो हमें अभी नोटिफिकेशन देखने को मिला था, जहां पर सभी एनबीएफसी सभी बैंक्स में हमें दिक्कत देखने को मिली है, जहां पर पर्सनल लोन्स वगैरह महंगे होने वाले हैं। बट उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा था एनबीएफसी के ऊपर। तो उसी वजह से जहां पर, क्योंकि ये भी एक एनबीएफसी की कंपनी होने वाली है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली है। और ऐसे टाइम पर ही इसका आईपीओ अनाउंस हुआ और वहीं पर ही आरबीआई ने नोटिस निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ना था थोड़ा बहुत जीएमपी में। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो वहां पर हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं अपने डिसीजन की बात करूं तो इस आईपीओ के डिसीजन को मैं होल्ड पर रख रहा हूँ और फाइनल डेट पर ही अनाउंस करूंगा कि मुझे इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखो, एक तो पर्पस होता है कि हम लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। मेरा यहाँ पर मोटो होता है सिर्फ लिस्टिंग लेने का। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, या फिर अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना भी है, या फिर अगर हम कहें शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म कैंडिडेट बनने के लिए, तो वहां पर जब भी वो आईपीओ आने के बाद 2-3 महीनों बाद जब भी अपने ब्रेकआउट देता है, तो वहां पर वो मेरी नोटिस में आते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप लोगों की कुछ भी हो सकती है, आप लोगों का माइंडसेट कुछ भी हो सकता है। बट एज पर अगर हम देखते हैं लिस्टिंग है, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को अभी के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, एक फाइनल डिसीजन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर करूंगा तो इसे रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा। बट जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं, सीधा चलते हैं हमारे इस कंपनी के आईपीओ के रिव्यू पर। तो यहाँ पर फेडरल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड लेके आ रहा है अपना आईपीओ। मैं ज्यादा इसके काम के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप सभी को मालूम है क्योंकि काफी सारे आईपीओ आए भी थे एनबीएफसी के ऊपर, क्योंकि इनका मेन काम होता है लोन्स प्रोवाइड करना। तो ये भी एक एनबीएफसी की कंपनी होने वाली है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो प्रोवाइड करती है गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लोन सर्विसेज। ये एक ऐसी कंपनी होने वाली है विद द सेकंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अगर हम बात करते हैं कि इनमें एमंग द एमएसएमई गोल्ड लोन पीयर सेट इन इंडिया इन फिस्कल 2023। अगर हम इनकी कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो वो मेनली आते हैं एमएसएमई सेगमेंट से, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और उसी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल सेक्टर से। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मॉर्गेज लोन जो प्रोवाइड करती है, जिनमें आ जाते हैं हाउसिंग लोन, स्मॉल टिकट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड मीडियम टिकट लैब, और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, गोल्ड लोन। और उसी के साथ साथ इस कंपनी का फिजिकल डोर स्टेप मॉडल भी होने वाला है, जहां पर कॉम्बिनेशन हो जाता है डिजिटल एंड फिजिकल इनिशिएटिव्स का, ताकि ये प्रोवाइड कर सके कस्टमाइज सर्विसेज टू कस्टमर्स अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स। अगर हम कंपनी के बारे में देखते हैं तो इनके 191 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिस होने वाले हैं, जो 16 स्टेट्स एंड यूटीज में होने वाले हैं इंडिया के, जहां पर इनके पास 575 ब्रांचेस होने वाली हैं, जो स्ट्रॉन्गली प्रेजेंस होने वाली है साउदर्न एंड वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, इंक्लूडिंग तेलंगाना एंड राजस्थान। तो ये था हमारे पास कंपनी का काम। बिकॉज एनबीएफसी की कंपनी, तो सभी को ही इनके काम के बारे में पता होता है। तो अगर हम अब कंपनी के टाइम टेबल की बात कर ले, तो ये आईपीओ भी 22 नवंबर को ओपन होने वाला है। 24 नवंबर को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 30 नवंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4 को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 133 से 140 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। 107 शेयर का एक लॉट होने वाला है। अगर हम टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो 1092 करोड़ का होने वाला है। ओके साइज का है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मेजर हमें फिगर नहीं देखने को मिल रहा, तो इट्स ओके।
फ्रेश इशू रहेगा 600 करोड़ का, जो हमारे पास मेजर पॉजिटिव पॉइंट आ चुका है कि एक मेजर पोर्शन जहां पर कंपनी फ्रेश इशू लेके आ रही है। बाकी ओएफएस रहेगा 492 करोड़ का। ओएफएस आ रहा है तो मतलब नेगेटिव तो आ ही रहा है क्योंकि प्रमोटर्स अपना माल बेच के निकल रहे हैं, बट पॉजिटिव भी है क्योंकि कंपनी का मेजर पोर्शन फ्रेश इशू में आ रहा है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला है, और उसी के साथ कोटा की बात करें तो 50% का क्वालिफाइड का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का। आईपीओ के लोट साइज की बात कर लेते हैं। वन लोट रिटेल कैटेगरी में 107 शेयर्स का रहेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,980 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,720 रुपीज की। बिग एचएनए में 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,03,660 रुपीज की। अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो फेडरल बैंक कंपनी का प्रमोटर होने वाला है, और यहाँ पर एक बात होने वाली कि अगर हमारे पास फेडरल बैंक होने वाला है, क्योंकि कोटा का हमने पोर्शन निकाल दिया, तो जहां पर शेयर होल्डर्स जो होंगे फेडरल बैंक के, तो उनके लिए जहां पर कोई भी कोटा नहीं है, तो इस बात को माइंड से निकाल दीजिएगा। जैसे कि हमें टाटा टेक्नोलॉजीज में आईपीओ में देखने को मिला था कि जिनके पास भी टाटा मोटर्स का शेयर है कट ऑफ डेट से पहले, यानी कि 30 नवंबर से, तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एप्लीकेबल है। तो जहां पर इन्होंने कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं रखा है। अगर हम प्री इशू साइज की बात करते हैं तो 72.28% का, और पोस्ट इशू रह जाएगा 62.40% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारा तो काम है फाइनेंशियल्स को देखना, तो वहां पर टोटल सेट्स थे 2021 में 5466 करोड़ के, जो बढ़ते हो चुके थे 9070 करोड़ के 2023 में। अगर हम इस क्वार्टर में देखते हैं 30 जून 2023 में, तो 9412 करोड़ के, एक अच्छी ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 697 करोड़ 2021 में थे, जो बढ़ के हो चुके थे 1214 करोड़ के 2023 में। फिर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 जून में 367 करोड़ के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 61 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में ट्रिपल हो चुका है 2023 में 180 करोड़ का, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। 30 जून 2023 में 53 करोड़ का। नेटवर्थ 1414 करोड़ की 30 जून 2023 में। रिजर्व एंड सरप्लस कैश 1070 करोड़ का, और उसी के साथ टोटल बोरिंग 7690 करोड़ की। बोरिंग हमें इस सेक्टर्स में देखने को मिलेगी क्योंकि इन्होंने आगे भी लोन प्रोवाइड करने होते हैं, तो जहां पर इनको भी लोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बोरिंग्स की दिक्कत हम जहां पर इसको नेगेटिव पॉइंट लेके नहीं चलेंगे। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि जो भी एनबीएफसी जिन्होंने भी लोन प्रोवाइड करने, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे फिर एनबीएफसी हो, या फिर हम लेटेस्ट बात करते हैं इरेडा का जो ये आईपीओ आ रहा है, तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी बोरिंग देखने को मिली है। बट फिर क्योंकि वो भी तो लोन्स प्रोवाइड करती है, तो वहां पर हमें इन सेगमेंट्स में अच्छी खासी बोरिंग की अमाउंट देखने को मिलेगी, जिसे हमें नेगेटिव पॉइंट के तौर पर नहीं लेना है, क्योंकि यही तो इनका धंधा है, यही तो इनका काम है। अगर ये लोन देंगे तभी तो इनको इनकम होगी, और लोन देंगे कहां से, इनको भी तो कहीं से पैसा चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल में फिर से हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली किसी भी आईपीओ में, और यहाँ पर भी हमें ए ग्रेड प्लस के फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर में जो भी कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो उसके लिए अपना यहाँ पर आईपीओ लेके आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं मेनली, तो यहाँ पर P25 की निकल कर आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5165 करोड़ की, ईपीएस 5.6 की। ईपीएस में फिर से मुझे दिक्कत देखने को मिली है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.29% की ओके ओके हमें देखने को मिल चुकी है। अगर मैं ओवरऑल फंडामेंटल्स में बात करूं, तो जहां पर हम ओके ओके बोलेंगे, इतने अच्छे नहीं बोलूंगा एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं, तो एप्टस जिसकी है P27 की, IIFL 14 की, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस 31 की, मन्नापुरम फाइनेंस 7.28 की, मुथूट की 14.29 की, और एसबीएफसी की 48.33 की। अगर हम वैल्यूएशन वाइज जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छी वैल्यूएशन मांगी है। कंपनी अपना ये आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है, और जहां पर कंपनी ने हम रिटेलर्स के लिए स्कोप नहीं छोड़ा है, जो मेरे पास एक मोर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है इस आईपीओ का, क्योंकि जहां पर वैल्यूएशन वाइज अगर ये आईपीओ थोड़ा सा और सस्ता होता, तो वो हमारे लिए और अच्छा होता। बट अगर उन्होंने डिमांड की है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एट लास्ट में जो वैल्यूएशन आई है, तो वो सो आई है। अगर हम इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं आज के टाइम पे, तो इसका जीएमपी अप्रोक्स चल रहा है 5% के करीब का। जैसा भी हो, जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, हमें हमारा डिसीजन सभी में हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके ही बनाना पड़ेगा, और कोई भी डिसीजन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। और उसी के साथ
सही तरीके से हमारे पैसे को एलोकेट करना जरूरी हो जाएगा। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से किस किस आईपीओ में रिटेल और एचएनआई में अप्लाई करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि किस तरीके से किया जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल हो सके। तो वहां पर आपको डिसीजन लेने में आपका एक माइंडसेट और अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। बट उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देवी और सज्जनों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।